हम स्कूली शिक्षा कर रहे थे। स्कूली शिक्षा में हमारा 2 पॉइंट हो चुका था। तीसरा पॉइंट हम लेके आए हैं जिससे संबंधित है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था? पॉइंट 1 में लिखा है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हम यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान को अब क्या समग्र शिक्षा कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को अब क्या कहा जाता है? तो समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये मेन पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान एसएसए को किस नाम से जाना जाता है? समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छठी से आठवीं का कक्षा छठी से आठवीं का जो GER है वह 90.9% है, जबकि कक्षा 9 से 10 का 79.3% है और 11 से 12 का 56.5% है। हमें यह चीज़ ध्यान देनी है। 6 से 8 तक का कितनी है? 90.9% है GR। 9 से 10 तक कितनी है? 79.3% है और 11 से 12 56.5%। यह आंकड़े जो हैं यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार, यानी कि यहाँ ध्यान देना कि 2017-18 में 2017 और 18 में जो सर्वे हुआ था किसके द्वारा? NSSO के द्वारा। कौन सा राउंड सर्वे था? 75वां राउंड का सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच के उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 3.22 करोड़ थी। यानी कि बच्चा स्कूल न जाने की संख्या कितनी थी? 3.22 करोड़ थी। कब? 2017-18 में। कितने वर्ष के? 6 से 17 वर्ष तक के बच्चों की संख्या विद्यालय न जाने वालों की थी इतनी। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे भी मेन पॉइंट हो गया यहाँ पे ध्यान देने का। क्या कह रहा है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% नामांकन सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। यानी कि प्री स्कूल से जो नामांकन होगा कहाँ पे? माध्यमिक या मिडिल स्कूल, और इसको कितना करना है? 100% करना है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। और भविष्य में छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने का एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कुल मिलाकर 2 पहल की जाएगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सकेगा। पहला प्रयास क्या किया जाएगा कि प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूल की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावास तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुँच प्रदान किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूर के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं। ठीक है, यानी प्रवासी मजदूर के बच्चे जो हैं और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए किसका सहयोग लिया जाएगा? तो सिविल समाज का सहयोग लिया जाएगा और वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा कार्य, तो पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या किया जाएगा कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की रैंकिंग करनी होगी, साथ ही साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहला, स्कूल में दाखिले ले रहे और उपस्थित हो रहे हैं। दूसरा, ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ना। पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं।
राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तर्कों के माध्यम से आवश्यक को करने के लिए स्कूलों से जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट में कह रहा है कि जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो उसके बाद क्या काम करना होगा, तो उसके बाद करना होगा कि कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा। ठीक है, यानी छात्रों को कक्षा से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण काम होगा ताकि जो छात्र हैं और उनके माता पिता हैं स्कूल में भागीदारी की अपनी रुचि न खों। और इनमें से विशेष रूप से लड़कियों को शामिल किया गया और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह को शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे जहां ड्रॉप आउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं। तो वहां पे स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा और एक मजबूत चैनल बनाया जाएगा स्थानीय भाषा के साथ, ताकि ये लोग को समझा सके कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। यह प्रक्रिया तब होगी जो एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों, जिसको क्या कहा जाए SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, तो उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के माध्यम से और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसे ODL कहा जाता था कार्यक्रम का विस्तार और शुद्धिकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवाओं को सीखने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रम के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करता है, जैसे ABC स्तरों की शिक्षा। ABC स्तर की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर, यानी ABC पूछेगा ABC किसके, ABC कक्षा 3, B कक्षा 5 और C कक्षा 8 के बराबर स्तर का है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम किसके बराबर है, तो 10 और 12 के बराबर है, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम भी शामिल होगा। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग SIOS को सशक्त करने और नए संस्थानों की स्थापना और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कार्यक्रम संस्थाओं के जरिए चलाएं। दोनों सरकारों गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए सांस्कृतिक, भूगोल, सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। इनपुट संबंधित विनियमित कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे, जिनका अध्याय 8 में उल्लेखित किया गया। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक फिलैंथ्रोपिक साझेदारियाँ शामिल होंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चों में अधिगम के सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदायों से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें शामिल है स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना आदि शामिल होगा। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अब बात करेंगे शिक्षक से संबंधित। ठीक है, NP में शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है। तो शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज में सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी ज़रूरत की भी सभी चीज़ें प्रदान करता था। अध्यापक, शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों को स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षा के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा, ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभवतः भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। शिक्षकों की भर्ती और पदस्थापन के बारे में बात किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि तहत 4 वर्षीय BEd डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा।
इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी, जिससे ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें, जो स्थानीय भाषा बोलते हों। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आसपास सब स्थानीय आवास का प्रावधान होगा, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी, यानी कि जो शैक्षिक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलती है उस पर रोक लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों को वहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानांतरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था द्वारा स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल, आध्यात्मिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। 5.5 कह रहा है कि विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। किसमें? स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जाएगा। क्या पूछ रहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की भागीदारी को किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषताएं मौजूद हो, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगले दो दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता आयोजन और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। भर्ती और पदस्थापन में ऊपर बताई गई सभी नई पहलों को समय के साथ ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों को नीचे वर्णित करियर प्रबंधन और प्रगति के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रोत्साहन सहित भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और ऑफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों की सामंजस्य में होंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि सेवा काल के दौरान सांस्कृतिक और वातावरण, स्कूलों के काम के वातावरण और सांस्कृतिक में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा, ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें, जिनका एक कॉमन लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूल में सभ्य और सुखद कार्यस्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे, ताकि स्कूल के शिक्षकों और छात्र सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस कर सकें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। प्रभावशाली स्कूल प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानिकरण, स्कूलों तक पहुँच को कम किए बिना जैसे उन्नतिशील प्रारूप अपना सकती है।
स्कूल कॉम्प्लेक्स का तात्पर्य किस पे है? तो कहा जाता है कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वह जीवंत शिक्षक समुदाय के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्कूल परिसर में शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं और यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषयवार वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। इससे क्या होगा कि एक अधिक जीवंत शिक्षा के ज्ञान का आधार बनेगा। यह प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे स्कूल में शिक्षक अब अलग थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं और सर्वोत्तम व्यवहारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से सहयोगी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अभिभावकों और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। क्या कह रहा है कि जो अभिभावक होंगे और अन्य प्रमुख स्थानीय जो हितधारक हैं, जो सोशल वर्कर बोले जाते हैं, उनके साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल प्रबंधन समिति या स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। शिक्षक को भी स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था में शामिल करना है ताकि वो मिल के वो चीज़ को कार्य रूप सुचारू रूप से चला सके। यानी कि जो वर्तमान समय में एक देखने को मिलता है ना, कहा जाता है कि शिक्षकों को अलग कार्य भी दिया जाता है, तो उसके लिए भी एनईपी में व्यवस्था की गई है। जैसे कि शिक्षकों को ज़्यादातर समय और गैर शिक्षण गतिविधियाँ करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य करने के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकें। कि अगर उनको प्रशासनिक कार्य से दूर रखना है और उनको जो कहा जाता है ना कि मध्याह्न भोजन में भी शिक्षकों को रखना है, तो उनको ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, बस थोड़े समय में। अगर ऐसा लग रहा है कि मिड डे मील में भी उनको ज़्यादा समय दिया जाता है तो उसको उनको साइड किया जाएगा, जिससे वो अधिगम कार्य पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूल में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थ एवं संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सके जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो। शिक्षक सामाजिक भावनात्मक पक्षों पर ध्यान भी देंगे जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक पक्ष है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की प्रतिफल में वृद्धि हो। अब बात करेंगे सतत व्यावसायिक विकास, जो किसी संबंधित है शिक्षक के व्यावसायिक सुधार में और उनको शिक्षा प्रशिक्षित करना है। शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉडल के रूप में कई तरीके में पेश किया जाएगा। प्लेटफार्म, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षकों को विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा होगी कि वे स्वयं व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीडीपी कार्यक्रम में हिस्सा लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने कि वर्ष, पूरे वर्ष भर में, यानी एक वर्ष में, ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि एक वर्ष में कितने 50 घंटों का, यानी कि एक वर्ष में 50 घंटों का उसे क्या करना है, सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, यानी सतत व्यावसायिक विकास में उसको हिस्सा लेना है। ध्यान देना है, एक साल में 50 घंटे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थ्योरी तो आप जानते हो, मेन मेन चीज़ें जैसे एक वर्ष में 50 घंटे क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ देगा कि शिक्षक को एक वर्ष में कितने घंटे सीपीटी यानी सतत व्यावसायिक विकास की शिक्षा या कार्यक्रम में शामिल होना है, तो 50 घंटे। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक विज्ञान के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, अधिकतम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षण शास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा। यानी यहाँ कह रहा है कि जो सीपीडी के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, तो इसमें विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक विज्ञान जो प्री फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है इसको मुख्य रूप से, ठीक है, कक्षा 3 की क्लास के लिए। और इसके बाद इसमें जो नवीनतम शिक्षण शास्त्र शामिल है, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूलन आकलन, योग्यता आधारित अधिगम, संबंधित शिक्षा शास्त्र और अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण, इन सबको क्या करना है, क्रमबद्ध रूप में शामिल करना है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए
अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप मैनेजमेंट कार्यशालाएं और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो स्कूल का प्रधानाचार्य है और स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो प्रमुख है वह अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए एक मॉड्यूलर होगा जो लीडरशिप मैनेजमेंट कार्यशाला होगी, इसमें लोग भाग लेंगे, उसमें अपना सुधार करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। और इन संस्थाओं से अपेक्षित है कि ये भी प्रतिवर्ष 50 घंटे सीपीडी कार्यक्रम में भाग लेंगे, यानी प्रधानाध्यापक जो होंगे वो भी भाग लेंगे, कॉम्प्लेक्स के प्रमुख है वो भी भाग लेंगे और अध्यापक भी भाग लेंगे। ठीक है, इसमें योग्यता और परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ विषय वस्तु और शिक्षण साथ संबंधित कार्यक्रम शामिल होंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, इनके कार्यक्रम में क्या चीज़ शामिल होगा, तो जो प्रधानाचार्य होंगे, कॉम्प्लेक्स के प्रमुख होंगे, उनके जो प्रोग्राम है उनके प्रोग्राम में शामिल होगा कि योग्यता और परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने और उनको लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और अध्यापक में जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें शामिल होंगी, जैसे पढ़ाना है, गतिविधि करना है, कला है, सामुदायिक है, रचनात्मक है, योग्यात्मक मूल्यांकन है, बुनियादी शिक्षा है, साक्षरता है, संख्यात्मक ज्ञान, ये शिक्षा के शामिल होगा। जो प्रधानाचार्य होंगे इनके लिए मैनेजमेंट व्यवस्था से रिलेटेड इनका ट्रेनिंग पीरियड किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। अब बात करेंगे करियर मैनेजमेंट और प्रगति, CMP क्या कहलाता है, CMP का पूरा नाम क्या होगा, पूछ देगा कि CMP का पूरा नाम क्या होगा, तो CMP का पूरा नाम होगा कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रगति। CMP कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस, तो कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति CMP का पूरा नाम। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपने बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा, जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, CPD के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा और पैरा 5.20 में दिए गए NPST पर आधारित है। NPST पर आधारित है, यह ध्यान देना है यहाँ पे, किसमें NPST पर आधारित है। उनकी जो उपस्थिति है, उनका जो समर्पण है, CPD के माध्यम से उन्होंने जो ट्रेनिंग किया हुआ है, ये सब दायरा मापा जाना चाहिए और उनको व्यवस्था करके उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की जाएगी। ठीक है, इस नीति में कैरियर के संदर्भ में कार्यकाल से आशय, प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद अस्थायी रोजगार से, जबकि कार्यकाल ट्रैक से आशय अस्थायी होने से पूर्व परिवीक्षक अवधि से है। यानी ध्यान देना, यानी पूछा है कि कार्यकाल से संबंधित क्या है, कि करियर से के संदर्भ में कार्यकाल का आशय क्या है, कार्यकाल जो दिया है, तो कार्यकाल का मतलब होगा कि प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद अस्थायी रोजगार से है। ठीक है, जबकि कार्यकाल ट्रैक से आशय कि अस्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है। जैसे कार्यकाल ट्रैक कहा जाता है ना कि जब आप जॉब पाओगे तो 2 साल तक आप क्या करोगे, पूर्ण रूप से नहीं होगे, 2 साल तक आपको प्रोविजन की पीरियड में रखा जाएगा। तो वैसे ही कि कार्यकाल का आशय क्या हो जाएगा कि योगदान के आकलन के बाद अस्थायी रोजगार से है। ठीक, और कार्यकाल ट्रैक की बात जो की जा रही है, तो कार्यकाल ट्रैक जो है उसका आशय है अस्थायी होने से पूर्व परीक्षा की अवधि से। ट्रैक, अभी आप ट्रैक में हो, आपका जो कार्यकाल है वो ट्रैक किया जा रहा है कि आप अवस्था में सही हो नहीं हो, अस्थायी से पूर्व की अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। किस पे आधारित है, तो NPAST पे आधारित है। किस पे आधारित है, NPSST पे आधारित है। ठीक है, NPST पे आधारित है ये। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करियर की वृद्धि में कार्यकाल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के संदर्भ में एक एकल स्कूल चरण यानी मूलभूत, प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक के भीतर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है और प्रारंभिक अवस्था के बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत करियर की प्रगति के संबंध कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी और किसी भी चरण के किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे आगे चलकर स्कूल कॉम्प्लेक्स, BRC, CRC, BIET, DIEET के साथ साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकें। ठीक है, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा NCERT, SCERT सभी स्तर और क्षेत्र के शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थाओं और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के परामर्श से सामान्य मानक परिषद GEC के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी, जिसे
PSSB के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। कब तक विकसित किया जाएगा? 2022 तक विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। NPST का मतलब क्या होता है? NPST राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक रखा गया था। इसको बनाने को 2022 तक लक्ष्य रखा गया था। मानकों में विशेषज्ञता, रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे, जो कि समय समय पर किए जाएंगे। NPST सेवा पूर्व शिक्षक सेवा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। ठीक है, NPST सेवा किसको सूचित करेगा? तो पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट होगा, जिससे कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। ठीक है, कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय किस पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी? तो निर्धारित मानकों के आधार पर उनके कार्यकाल में वृद्धि होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त अनुभाविक विश्लेषण किया जाएगा। यानी हर 10 वर्ष पे 2030 तक क्या टारगेट रखा गया कि 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाए। बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा के बारे में। विशिष्ट शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है? तो स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यक है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग और दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षण, ज्ञान और विषय संबंधी शिक्षण के उद्देश्यों की समझ नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होनी चाहिए। इसलिए इन इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षक को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्णकालिक या अंशकालिक मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य विषय शिक्षकों जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NCTE और RCI के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा। किसके लिए? स्पेशल शिक्षक के लिए, यानी जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हैं। योग्य विशेष शिक्षकों जो विशेष शिक्षण को भी संभाल सकते हैं, उनको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसके द्वारा? NCTE और RCI के पाठ्यक्रम के बीच। शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण क्या होगा? यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता का सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। जैसे जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुविषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसा उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में B.Ed, M.Ed और PhD की डिग्री प्रदान करेंगे। इस क्षेत्र में मानक रखा गया कि वर्ष 2030 तक, कब? वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री, अध्ययन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से इन विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन B.Ed कार्यक्रमों को 1 वर्षीय B.Ed कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है, जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या विशिष्ट में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हैं। इस प्रकार की सभी B.Ed डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षक ODL की मान्यता भी है, दूर दराज और दुर्गम भौगोलिक संस्थानों के विद्यार्थी और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ODL मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले B.Ed कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए वे कार्यक्रम और व्यवहारिक प्रशिक्षण और छात्र शिक्षण घटक और मॉनिटरिंग हेतु उपयुक्त ठोस व्यवस्था करेंगे। सभी B.Ed कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ हाल ही में सबसे नवीन तकनीकों के प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या विज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रुचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थी केंद्रित और सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है।
सभी बीएड कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यवहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बीएड कार्यक्रमों किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों अनुच्छेद 51(1) और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप में एकीकृत किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके। ठीक है, क्या क्या बीएड में पढ़ाया जाएगा उसकी बात की जाए। कुछ विशेष अल्पावधि के स्थानीय शिक्षा कार्यक्रम जैसे BIET, DIET या स्वयं स्कूल परिसर में भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, विज्ञान, कौशल और स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी यानी व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि विशेष जरूरत वाले विद्यार्थी के शिक्षण या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी, प्रारंभिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं, ये इनके सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षार्थी हो सकते हैं। एनसीईआरटी विभिन्न विषयों के शिक्षण विधियों को अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफारिशें करेगा। इसमें क्या सीखकर भारत में व्यवहार में लाई जा रही विधियों में शामिल किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2021 तक, कब रखा गया था टारगेट, वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCEFTE 2021 तैयार की जाएगी। यानी कि NCF जो है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क जो है वह 2023 है, और टीचर के लिए जो NCFTE है इसको कब तक तैयार करना है, तो इसको 2021 तक तैयार करना है। ठीक है, इसके द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। NCFET 2021 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठचर्या की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात संशोधित NCF में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए NCFTE में प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा। कितने वर्षों में, तो 5 से 10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा उसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अंततः अध्यापक शिक्षक प्रणाली की प्रामाणिकता पूर्णतया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंडर्ड एलोन अध्यापक शिक्षा संस्थान TEI, क्या TEI जो चलाया जा रहा है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, यह किसके लिए, किसके प्रावधान में चलाया जा रहा है, टीचर आई, तो किसके लिए, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसे यदि जरूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है। तो यह था NP 2020 से संबंधित हमने शिक्षक से रिलेटेड पॉइंट्स देखे हैं, जो इनमें से जो मेन पॉइंट है वो आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, तो इसलिए चीज़ों को समझो, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट कराया गया उसको आप लिख के याद कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, इसमें क्या सुधार करना है ये भी बताइएगा।